आगे बढ़ते हैं। एमए जियोग्राफी सिर्फ और सिर्फ 1999 में पूरा तैयारी, टेस्ट सीरीज, पीजी पार्ट 1, डोमेन, सब कुछ मिलेगा आपको। जो सर पढ़ा रहा है ना, इन जो बीएचयू से यूजी किए हैं, बीएचयू से पीजी किए हैं और अभी बीएचयू से पीएचडी कर रहे हैं, आप पढ़ के देखिए, जाइए हमारे ऐप पे। सबसे खास बात, सीयूटी कॉन्सेप्ट को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और जाकर कोर्स को विजिट कीजिए। वहां मैंने ऑप्शन दे रखा है, कई डेमो वीडियो आपको मिल जाएगा। जो आपके लिए डेमो वीडियो होगा उसको देखिए, अगर आपको लगे कि कंटेंट में दम है तभी कोर्स को ज्वाइन कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट पे। मैं हूं आनंद कुमार और आज फिर से लेके आया हूं एमए एमएससी ज्योग्राफी की क्लास। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस। लास्ट क्लास तक हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी का थ्योरेटिकल पार्ट एंड उसका जो भी था क्लासेस हम लोग कर चुके हैं। होप कि आप लोग अच्छे से रिवीजन कर चुके होंगे, उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके होंगे। अभी मैं जो आपको क्वेश्चंस कराऊंगा वो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो एग्ज़ाम में आने लायक रहेंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा। तो यहाँ से आप लोग खुद को इवेल्युएट करिएगा कि हम किस प्रकार से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। मैं सारे क्वेश्चंस को एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको बताऊंगा और आप लोग देखिएगा कि आपका कितना सही होता है, क्या रेशियो है और किस तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। तो उस हर क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कांट के थ्योरी से लेके, जो कि आपका ओरिजिन ऑफ अर्थ एक चैप्टर आप लोग को पढ़ाए थे हम सबसे पहले स्टार्टिंग में ही, उसी से एक क्वेश्चन है। उसमें क्वेश्चन है कि विच इज नॉट करेक्ट अबाउट अबाउट गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट। गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट, दो चीजें यहाँ पे हैं। पहले तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बहुत हमेशा मैंने ही खुद ही ये मिस्टेक किया, लगभग सारे लोग करते हैं मिस्टेक। जैसे कि आपसे पूछा कि विच इज नॉट करेक्ट अबाउट गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट, ठीक है, आप लोग यहाँ नॉट को देखना भूल जाएंगे। आप लोग इस फ्लो में पढ़ेंगे क्वेश्चन कि नॉट आपको दिखेगा ही नहीं, तो ये मिस्टेक नहीं करिएगा, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे कि विच इज नॉट करेक्ट, यानी कि देखेंगे अच्छा नॉट करेक्ट पूछ रहा है तो कोई एक ऑप्शन होगा जो नॉट करेक्ट होगा। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस दे दे, लेकिन मैंने यहाँ सिंगल वाला रखा है अभी। तो ऐसा होगा कि 4 ऑप्शन है, पूछ रहा है विच इज नॉट करेक्ट, मतलब कि कोई एक ऑप्शन है जो करेक्ट नहीं है, बाकी सारे 3 ऑप्शन सही हैं। तो यहां से हम लोग देखेंगे तो ये तो और आसान हो जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब देखेंगे तो कांट का जो थ्योरी था 1775 में आया था, ठीक है, और ये किस पे बेस्ड था? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे बेस्ड था, ये सब लोग जानते हैं, ये हम लोग बताए थे भी आपको। अच्छा, और ये कहता है कांट का जो गैसियस हाइपोथेसिस है, कांट का जो थ्योरी है वो क्या है? गैसियस हाइपोथेसिस है। ये कहता है, इसका हम लोगों ने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में बताए थे एक चीज कि वहां पे पढ़े होंगे कि जो इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड कोलिजन, ठीक है, किसके किसमें? बिटवीन द पार्टिकल्स जनरेटेड रैंडम मोशन इन द प्रीमोर्डियल मैटर्स। एक प्राइमरी जो मैटर्स थे उसमें जो पार्टिकल्स थे वो टकराए, ठीक है, उससे टकराए, इससे क्या हुआ? घूर्णन हुआ और ये अट्रैक्ट करने लगा आपस में आसपास के सारे पार्टिकल्स को। इसी से क्या बना? गैसियस हाइपोथेसिस, और एक प्लैनेट का निर्माण हुआ। ये किसका कहना था? कांट का, जो कि बिल्कुल सही था। यानी कि ये भी सही है ऑप्शन। ये कब आया? 1755 में। ये न्यूटन्स के लॉ पे बेस्ड था, इससे बिल्कुल था। इस पे इन्होंने कुछ कुछ जो थ्योरीज से उससे लिए थे। और सी भी सही है। और चौथा ऑप्शन कहता है आपका कि ये ड्यूअलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। ड्यूअलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। अब समझिएगा कि ड्यूअलिस्टिक कॉन्सेप्ट और मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये हम आपको बता चुके हैं। देखिए, ड्यूअलिस्टिक मतलब जहां 2 तारों से मिलके बना है प्लैनेट का निर्माण हुआ, यानी कि एक सूर्य का सौर मंडल का अपना निर्माण हुआ। 2 तारों से मिलके अगर सौर मंडल का निर्माण हुआ तो उसको बोलेंगे डुअलिस्टिक। और जहां एक ही तारा से बोल रहा है उसको क्या बोलेंगे? मोनिस्टिक, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? मोनिस्टिक। तो अब यहां पे आप विचार कीजिए कि क्या जो कांट का गैसियस हाइपोथेसिस है
ये डुअलिस्टिक है या मोनिस्टिक है, तो आप पाएंगे कि ये मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें छोटे छोटे पार्ट, एक पहले प्राइमोर्डियल मैटर था, इसमें पार्टिकल्स आके टकराए, टकराते टकराते ये बड़ा होते गया, तो यहाँ पे सिंगल ही लगा ना, और ये हो गया मोनिस्टिक। और डुअलिस्टिक कहता है कि जहां दो तारों का उसमें कनेक्शन हो, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, सुपरनोवा हाइपोथेसिस, ये सब क्या है? बाइनरी स्टार क्या है? यानी कि दो तारा से, ये है, इसमें दो तारों का इसमें इंटरेक्शन था, ये दिखाया गया है। सुपरनोवा में भी वही था। तो ये सब आपका क्या है? आपका ये सब हो गया आपका कौन सा? डुअलिस्टिक। लेकिन आपका ये जो है गैसियस हाइपोथेसिस, ये हो गया आपका मोनिस्टिक। इसी प्रकार मोनिस्टिक और कौन सा होगा? तो डस्ट हाइपोथेसिस भी मोनिस्टिक हो जाएगा। आपका एक बिग बैंग थ्योरी भी मोनिस्टिक ही आता है। इसी प्रकार से हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया कि कौन सा जो ऑप्शन है ये डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। ठीक है, तो अब देखिए अभी आपको बताएं डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट मतलब दो तारों का जहां पे मेल हो, या तो दो तारों के कारण हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ हो। तो अब देखिए नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास ये क्या कहता है? ये कहता है कि एक गैसियस नेबुला से हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये क्या हुआ? यहाँ पे दूसरा तारा नहीं लाया, एक गैसों से निर्माण हुआ है, नेबुला से निर्माण हुआ है। दूसरा है प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन एंड मोल्टेन, ये भी क्या है? ये भी मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट है। अब आता है बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस ऑफ रसेल, ये आपका कौन सा है? डुअलिस्टिक। ये डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। कैसे? तो यहाँ पे दो तारों का लग रहा है, इसमें दो तारों का आपका कनेक्शन लगा था। अब देखते हैं चौथा ऑप्शन कौन है? टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स एंड जीन्स। ये क्या? ये इसने कहा था कि जो जेम्स एंड जीन्स ने कि एक थ्योरी दिया था टाइडल हाइपोथेसिस, इसमें भी क्या था? मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट था, एक ही तारों से उद्भव दिखाया गया है हमारे सौर मंडल का। तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारा? सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए रखे थे आप लोगों के लिए कि इस तरह का भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है, इसलिए रखे थे कि टेलीग्राफ प्लेटो इज ए पार्ट ऑफ, टेलीग्राफ प्लेटो इज ए पार्ट ऑफ बट देखिए ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल ही क्वेश्चन था ये, और इसलिए मैं रखा था कि ये एक बार पूछा भी जा चुका है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन जो कि आपका फिजिकल ज्योग्राफी से, वर्ल्ड के फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा, वो थोड़ा सा देख लेंगे। खैर मैं एक दिन क्वेश्चन आपको इस तरह से भी लेके आऊँगा, एक क्लास में लेके आऊँगा कि जो क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट पे पूछा गया है उस टाइप का। खैर वर्ल्ड ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी में इतना वाइड चैप्टर है, इतना बड़ा लेंदी है कि इसको कवर करना मुश्किल होता है। तो लेकिन फिर भी तो ये सब देखते रहेंगे। तो जो टेलीग्राफ प्लेटो है ये नॉर्थ अटलांटिक रीज में है। टेलीग्राफ प्लेटो कहाँ है? नॉर्थ अटलांटिक रीज में, ये ध्यान रखेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, इस पे याद रखेंगे। अब आता है एक हमारा क्वेश्चन, ये रॉक से है। ये किससे है? हमारा एक चैप्टर पढ़े थे आप लोग रॉक, उससे है। इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मोस्ट सुटेबल फॉर ascertaining द origin ऑफ रॉक, मतलब कि origin ऑफ रॉक के पहचानने के लिए कौन सा जो है ऑप्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं कलर एंड शेप। अच्छा, किसी चीज का आप कलर, किसी पत्थर का कलर देख के और उसका शेप देख के बता पाएंगे कि क्या है? अब शेप है,
शेप है, मान लीजिए गोल है, चौकोर है, ट्रायंगुलर शेप में है, किसी भी शेप में है, उसको शेप देख के तो आप नहीं बता पाएंगे कि कौन सा रॉक है, बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। कलर भी देख के आप नहीं बता पाएंगे। आप जानते हैं कि ब्लैक कलर में क्या होता है, ब्लैक कलर में आपको ग्रेनाइट भी मिल जाएगा, नीस भी मिल जाएगा, तो इधर आपका सेडिमेंट्री रॉक्स भी होता है, ठीक है। उसी प्रकार देखते हैं साइज एंड वेट से बिल्कुल नहीं पता कर पाएंगे आप। अब कोई 1 kg का पत्थर है, कोई 2 kg का है, और इसमें सेडिमेंट्री भी हो सकता है, इग्नियस भी हो सकता है, या तो मेटामॉर्फिक भी हो सकता है। तो साइज और वेट देख के भी हम नहीं पता कर पाएंगे। डेंसिटी एंड हार्डनेस, इस पे लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इससे भी नहीं कर सकते हैं। कभी कभी जब इंटेंस मेटामॉर्फिज्म होता है तो जो मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। वो क्या होते हैं? काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, जो कि इग्नियस रॉक के समान एकदम हार्ड हो जाते हैं वो। तो इससे भी हम लोग पता नहीं कर पाएंगे। अब आता है क्या? स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। हाँ, ये एक ऑप्शन है, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। यहाँ हम क्या देखते हैं कि कोई भी रॉक का, चाहे वो इग्नियस हो, ठीक है, या तो फिर सेडिमेंट्री हो, ठीक है, या तो फिर आपका वो मेटामॉर्फिक हो, मेटामॉर्फिक, ठीक है। इन सारे में क्या देखते हैं हम? पहले स्ट्रक्चर देखते हैं कि उसकी बनावट कैसी है। अगर बनावट देखेंगे तो देखेंगे कि अच्छा बनावट में क्या है, वो उसमें ज्वाइंट पाए जा रहे हैं, क्या उसमें परत दर परत उसमें ज्वाइंट्स हैं, या फिर क्या उसमें आपका छोटे छोटे बोल्डर्स हैं, क्या वो पैरामॉर्फिटिक है, मतलब कि उसमें छोटे छोटे कण पाए जा रहे हैं, क्या उसमें बड़े बड़े कण पाए जा रहे हैं, ये देख के हम पता करते हैं। तो ये क्या होता है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या होता है? उसकी बनावट कैसी है, उसमें किस प्रकार के कण पाए जा रहे हैं, उसमें किस प्रकार के ज्वाइंट पाए जा रहे हैं, यही सब देखते हैं। अब आता है कंपोजिशन। कंपोजिशन में हम लोग क्या देखते हैं कि उसमें जो भी रॉक है, हमारा रॉक में कितना हमारा क्वार्ट्ज है, कितना हमारा कितना मेटल है, कितना आयरन है, कितना एल्यूमिनियम है, इन सब को देख के हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिशन। तो इससे भी हम लोग पता कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा ऑप्शन में कि विच ऑफ द मोस्ट सुटेबल फॉर एसरटेनिंग द ओरिजिन ऑफ रॉक, तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। तो ये सब समझ लीजिएगा, इसका कॉन्सेप्ट पूरा। ये क्वेश्चन अब देखते जाएंगे, इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इस टाइप से, उसी टाइप से है। बस थोड़ा सा मैं आपको बताया था कि क्वेश्चन आएगा उसी तरह से लगेगा, बस थोड़ा सा ट्विस्टेड रहेगा। इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है, डिपोजिशन ऑफ लावा इन एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स। कह रहा है कि जो लावा का डिपोजिशन कहाँ पे? तो जो एंटीक्लाइन है, एंटीक्लाइन हो ऐसे होता है, सिंक्लाइन ऐसे होता है ना। तो कह रहा एंटीक्लाइन में भर जाएगा लावा। कहाँ भर जाएगा? फोल्डेड माउंट एंटीक्लाइन में और सिंक्लाइन में। हम कहें ठीक है, भर जाने दीजिए। लावा भर गया कहाँ? एंटीक्लाइन में और सिंक्लाइन में, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इससे कौन से किसका फॉर्मेशन होगा। तो जैसा कि हम आपको बताए थे कि इस तरह से देखिए भर रहा है, यहां भर गया एंटीक्लाइन में और नीचे सिंक्लाइन में, फिर एंटीक्लाइन में और सिंक्लाइन में। तो ये वेव लाइक फॉर्मेशन हो जा रहा है ना। देखिए तो ऊपर भी भरेगा, नीचे भी भरेगा, तो क्या हो गया? वेव लाइक फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसमें क्या बनेगा? फैकोलिथ। फैकोलिथ क्या होता है? वेव लाइक फॉर्मेशन। इसी प्रकार आपका लोपोलिथ क्या होता है? लोपोलिथ एक होता है, आप एक क्या बोल सकते हैं, एक नाली के रूप में एक होता है, लाइक इस टाइप से ऊपर की ओर जाता हुआ आपको दिखेगा। ये नॉर्मल इसको बोलते हैं, इसका टर्म हमको एग्जैक्टली ध्यान में नहीं आ रहा है, बट हम आपको बताए उस समय। और बैथोलिथ क्या होता है? बैथोलिथ जो होता है एक डोम शेप होता है, इस तरह से
डोम आकार का यानी गुंबद नुमा, जैसा कि आपका रांची प्लेटो पे और पलामू प्लेटो पे पाया जाता है। उसी प्रकार आपका है लैकोलिथ। लैकोलिथ भी क्या होता है, प्लेट शेप या सॉसर शेप जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लेट शेप या सॉसर शेप, तो वो हो गया आपका। ये सारे चीज मैंने आपको नोट करवाया है, शायद आपको ध्यान में रहे। तो फैकोलिथ इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो आपका आया है एक फॉल्ट से क्वेश्चन है, ये आपके फॉल्ट से है। इसमें मैंने लगभग सारे आयाम को टच किए हैं, आपके सारे टॉपिक को, ऐसे सारे चीज को टच किया जहां से आपका क्वेश्चन आएगा। तो इन सारे चीज को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ये कहता है कि व्हेन फॉलोइंग फीचर्स इन द रॉक्स इट्स बोथ पार्ट स्लाइड इन फ्रंट। अच्छा, यहां पे आप देख लीजिए, व्हेन फॉलोइंग फीचर्स इन द रॉक में फीचर होता है, इट्स बोथ पार्ट स्लाइड इन फ्रंट। दो पार्ट है इसका, ठीक है, ये और दोनों जो इसका फ्रंट ए हो गया और इसका फ्रंट ए हो गया, ठीक है। और कहता है एंड स्लाइड्स ओवर द अदर, ये इस पे चला जाएगा और ये इस पे चला जाएगा। तो कहता है कि इसमें कौन सा फीचर बनेगा, इसमें कौन सा फीचर बनेगा। तो एक चीज देखिए आप, लेटरल फॉल्ट हम आपको बताए थे कि इस तरह से होगा, ठीक है, ये इधर की ओर जाएगा और ये ऐसे रहेगा, इधर की ओर आएगा, ठीक है। स्टेप फॉल्ट, स्टेप फॉल्ट में होता है यानी सोपानी आकार का, स्टेप वाइज स्टेप रहेगा, ये इस टाइप से रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा स्टेप फॉल्ट। अब रिवर्स फॉल्ट में क्या होता है कि ये ऐसे रहेगा इस पे और या तो इस पे चढ़ जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर, यानी एक दूसरे के डायरेक्शन में ही, अपोजिट नहीं जाएगा। ये हो गया अपोजिट जाना, इधर सेम की ओर आना, तो ये एक दूसरे के डायरेक्शन में जाना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिवर्स फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट हो जाएगा। और नॉर्मल फॉल्ट क्या होता है, नॉर्मल फॉल्ट देखिए होता है आपका, ये नॉर्मल फॉल्ट हो गया, ये इस डायरेक्शन में जाएगा और ये इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी एक दूसरे से दूर होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉर्मल फॉल्ट। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा रिवर्स फॉल्ट। इसमें क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाता है फ्रॉम फ्रंट। देख लीजिए, अब आइए, अब हमारा एक क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन से क्या फायदा होता है कि अगर हमारा 1, 2, 4 ऑप्शन में से हम 1 या 2 ऑप्शन भी जानते हैं, कहीं कहीं 1 से भी मिल जाता है, लेकिन कहीं कहीं 2 से भी, 3 से भी कभी कभी याद रखना पड़ता है। तो याद रखिएगा, लगभग जगह 2 आप जानेंगे तो हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप गलत नहीं करिएगा। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये कहता है कि एक आपका ओरिजिनल रॉक का दिया हुआ है और दूसरी तरफ आपका मेटामॉर्फिक दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसको मैच करिए आप, ठीक है, इसको मैच करिए। इसका ऑप्शन आप छोड़ दीजिए, ये चीज सॉरी, ये देख लीजिएगा, ये यहाँ जाएगा बी, सी और डी। तो अब देखिएगा, तो देखिए सबसे पहले देखिएगा कि इसमें कौन सा मिल रहा है। तो बेसाल्ट से और कोल से, ठीक है, बेसाल्ट से क्या बनेगा आपका, बेसाल्ट से बनता है आपका सिस्ट। लाइमस्टोन से क्या बनता है, मार्बल। तो अब देखिए 1 का 2 कहां पे है, 1 मिल गया, बी का कोल से डायमंड बनता है। आप लोग कहावत भी सुने होंगे, जहां कोयला पाया जाता है वहीं हीरा भी पाया जाता है। तो बी का 4 यानी कि ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। ये चीज हम आपको बताए भी हैं, सेल से स्लेट बनता है, सेल से स्लेट बनता है। तो ये चीज याद रखिएगा। बेसाल्ट से क्या बनता है, सिस्ट,
कोल से डायमंड, लाइमस्टोन से मार्बल, सेल से स्लेट, ग्रेनाइट से क्या बनता है, निस। तो ये सब चीज आप लोग याद रखेंगे। जितना भी मेटामॉर्फोस होते हैं, मेटामॉर्फिज्म जो भी जिस रॉक का जैसे भी होता है उसको आप लोग याद रखिएगा। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन में एक भी दो पकड़ा गया आपका, अगर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक भी पकड़ा गया, 2 भी पकड़ा गया, 2 तक पकड़ा गया तब आप बना देंगे, निश्चिंत रहिए। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। और जरूरी ऐसा होता है कि 4 में से 2 पकड़ा ही जाता है। तो ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन में हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इसमें आपको इग्नियस रॉक के बारे में दिया है। जैसा कि हम आपको गैसेस हाइपोथेसिस ऑफ कांट बताए थे, उसमें सारा दिया हुआ था, तो इसमें भी आपको दिया रहेगा इग्नियस रॉक के बारे में। अब इसमें आपसे पूछेगा कि कौन सा इसमें इग्नियस रॉक के बारे में करेक्ट है। तो आप बताइए, हम आपको इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ाए हैं, वहां से आप लोग ध्यान दीजिए, वहां से रिवीजन किए होंगे, तो आप लोग बताइए कि क्या इग्नियस रॉक में नेचुरल गैस पाया जाता है? नहीं, नेचुरल गैस जब भी पाया जाएगा तो सेडिमेंट्री में, लगभग सेडिमेंट्री में पाया जाता है। अच्छा, क्या इग्नियस रॉक में मेटल्स पाए जाते हैं? बिल्कुल पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। आयरन, एल्यूमिनियम, इग्नियस रॉक में ही सबसे ज़्यादा मेटल पाए जाते हैं। ठीक है, इग्नियस रॉक में कहता है कि इग्नियस रॉक्स आर नॉट फॉसिल फेरस। क्या इग्नियस रॉक में फॉसिल पाए जाते हैं? तो नहीं पाए जाते हैं। तो ये तो कह रहा है कि इग्नियस रॉक में आर नॉट फॉसिल फेरस। बोलेंगे हाँ, बिल्कुल फॉसिल फेरस नहीं है, इसमें बिल्कुल फॉसिल नहीं पाया जाता है। तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। अब कहता है इग्नियस रॉक्स कंसिस्ट सिलिकेट मेटल्स। क्या सिलिकॉन बन पाया जाता है? तो बोलेंगे हाँ, बिल्कुल पाया जाता है सिलिका। तो ये हो जाएगा आपका सही। यानी कि हमारा कौन कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 2, 3 एंड 4। 2, 3 एंड 4। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका है क्वेश्चन, जो है आप लोग को बताए थे हम, आपका पीरियड्स पढ़ाए थे सारे, तो उसमें से आप देखिए ये क्वेश्चन है। ये कहता है कि जो ऑप्शंस हैं इनको अरेंज करिए, इन सारे ऑप्शंस को आप अरेंज करिए। तो इनको देखिए, इसमें क्या है कि एक आप लोग को पढ़ाए होंगे हम, एक चीज आप लोग पढ़े थे, पीरियड्स, इपोक, एज पढ़े थे आप लोग, पीरियड्स, इपोक, एज एंड एरा। ठीक है, तो उसी से क्वेश्चन है। उसमें बस आपको नॉर्मल क्वेश्चन दिया हुआ है, किसका है? सीनोजोइक एरा का दिया हुआ है, सीनोजोइक एरा का। बस इसी तरह से आपका क्वेश्चन आएगा। जो ये देखिए, ये क्यों दिया है? ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आपको दिया है। तो इसमें आपको क्या करना है, अब मैं एक आसान सा बताता हूँ कि हर एरा का, हर पीरियड का आप लोग को अलग अलग याद करिए। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा, जब रट लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ये सब क्वेश्चन बोनस होगा आपका। तो इसमें कहता है कि कौन सा, इसमें जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाना, यानी कि कौन सा सबसे पहले घटित हुआ था, सबसे पहले घटित हुआ था। तो एक चीज देखिएगा, ये जो है हमारा किसका है? सेनोजोइक एरा का। अब सेनोजोइक एरा में जो सबसे पहले हुआ था उसको बोलते हैं प्लायोसीन। उसके बाद हुआ था मायोसीन, प्लायोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन एंड इयोसीन। इसको याद रखिए ऐसे, पीएमओई, पीएमओई, पीएमओई। ठीक है, पीएमओई बस याद रखना है, पीएमओई। बस पीएम भी याद रखिएगा आप लोग तो काम हो जाएगा, पीएमओई। ठीक है, या तो पीएमओ, प्राइम मिनिस्ट्री ऑफिस, प्राइम मिनिस्ट्री ऑफिस, बस तीनों याद कर लीजिएगा, चौथा खुद हो जाएगा, प्राइम मिनिस्ट्री ऑफिस। बस तो इसमें कौन सा हो गया ऑप्शन हमारा? तो 3, 4, 1, 2, प्लायोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन एंड इयोसीन
हो। इसी तरह से आप लोग छोटा छोटा ट्रिक बना के इसका सब याद कर लीजिए, ये बहुत फायदेमंद रहेगा। अब देखिए एक क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक एलिमेंट्स डज कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द अर्थ मास, लार्जेस्ट शेयर ऑफ द अर्थ मास। तो आप लोग पढ़े थे कि अर्थ में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, बताइए तो सबसे ज्यादा कौन सा किसका पाया जाता है? तो आप लोग को बताए थे ना हम कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, उसके बाद आता है सिलिकॉन, उसके बाद आता है आपका मैग्नीशियम एंड आयरन। ठीक है, तो याद रखेंगे ये चीज। ये आप लोग का एक हम पूरा एक लिस्ट दिए थे, आप लोग को बताए थे, एक टेबल बना के आपको बताए होंगे हम, अर्थ एज ए होल एंड अर्थ क्रस्ट दोनों। तो इस टेबल को याद रखिएगा। मैं यहाँ वही क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहा हूँ जिस टाइप का क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट वो नहीं है जो आया हुआ है, मैं वो लाया हूँ जो इस टाइप का आता है। इसमें से कुछ क्वेश्चन आए भी हैं, कहीं कहीं आए भी हैं। अब आपका है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो इसमें बताइए डायरेक्ट सोर्स कौन सा है आपका, डायरेक्ट सोर्स आपका कौन सा है जिससे कि आप डायरेक्ट प्राप्त करते हैं? पहला है देखिए डीप ओशियन ड्रिलिंग एक्टिविटीज, एक है वोल्केनिक एक्टिविटीज, एक है आपका माइनिंग एक्टिविटीज एंड एक है सीज्मिक एक्टिविटी। तो बताइए इसमें क्या है कि डायरेक्ट सोर्स है, दो तरह के सोर्स होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट और एक होते हैं इनडायरेक्ट, एक होते हैं नेचुरल और एक होते हैं कौन सा आपका ह्यूमन मैन मेड। तो नेचुरल में कौन सा हो जाता है हमारा, जैसे वोल्केनो हो गया आपका, फिर अर्थक्वेक हो गया, ये सब क्या है नेचुरल सोर्स है। उसी प्रकार से हमारा माइनिंग एक्टिविटी क्या हो जाएगा और डीप ओशियन ड्रिलिंग ये हो जाएगा मैन मेड। तो जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन का सोर्स है वो हमारा क्या होता है वोल्केनिक एक्टिविटीज, वोल्केनिक एक्टिविटीज एंड सीज्मिक एक्टिविटीज, सीज्मिक सॉरी वोल्केनिक सीज्मिक। तो ये देखिए बी एंड डी कौन सा ऑप्शन है, दो। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसके बारे में पढ़ लेंगे। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये कहता है कि हाउ टेम्परेचर वेरीज टुवर्ड्स द सेंटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये देखिए क्लू यहां पढ़िएगा, क्लू ये दिया हुआ है कि फ्रॉम द अर्थ सरफेस से टुवर्ड्स द सेंटर, अर्थ सरफेस से हमको सेंटर की ओर जाना है। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, तो हम आप लोग को बताए हैं कि टेम्परेचर क्या होता है, अर्थ सरफेस से अंदर की ओर जाने पे हर 100 मीटर पे, इस 100 मीटर पे 200 मीटर पे टेम्परेचर अलग अलग चीज से बढ़ता है। तो इसको क्या बोलते हैं, नीचे जाता है, यानी कि टेम्परेचर नीचे जाने पे बढ़ रहा होता है, नीचे जाने पे बढ़ रहा होता है। इसी प्रकार अर्थ के सेंटर में टेम्परेचर जो है वो 3200 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसका। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये हम आपको बताए थे, नाम सुने होंगे आप लोग पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में, ये बताए भी थे। ये क्या है, ये चीज क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका ऑयल एंड फायर, ऑयल वेल्स एंड फायर। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वहां पे क्या है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ये क्यों फेमस है? इस तरह से है कुछ, इस तरह से चारों तरफ कंट्रीज है, ये पैसिफिक ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन है, और चारों तरफ क्या है, यहाँ पे बहुत सारे अर्थक्वेक हैं, बहुत सारे अर्थक्वेक आते हैं, बहुत ज़्यादा सिज्मिसिटी बहुत ज़्यादा है। क्यों आते हैं? तो यहाँ पे नंबर ऑफ वोल्केनोज, नंबर ऑफ एक्टिव वोल्केनोज बहुत ज़्यादा हैं। इसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे अर्थक्वेक भी आता है, यानी कि कौन सा हो जाएगा, वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक, वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक। अगला है विच इज द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, सॉरी। तो एक देखिए क्या है इसमें, सेकेंड मोस्ट एबंडेंट मेटल पूछ रहा है।
तो एक देखिए, इसमें हम आप लोगों को एक बताए थे, इसमें हम आप लोगों को बताए थे सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, उस कितना 46.6%। उसके बाद क्या होता है आपका सिलिकॉन 27 से एबव होता है 27%। उसके बाद आपका होता है एल्यूमिनियम, उसके बाद आपका आता है आयरन। तो इसी तरह से ये देख लीजिए, एक लिस्ट आप लोग को इस तरह से हम दिए भी थे और यहाँ पे देखेंगे सबसे ज़्यादा हमारे अर्थ क्रस्ट में क्या पाया गया, ऑक्सीजन 46.6%। उसके बाद आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन कितना है 27 से एबव है 27.7। फिर आता है एल्यूमिनियम 8.13%, 8.13%। उसके बाद आता है आयरन, आयरन कितना है 5.43 होता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। तो यानी कि सबसे ज़्यादा सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, सब ऑक्सीजन तो आपका नहीं है, क्या है ये आपका मेटल तो नहीं है, सिलिकॉन भी नहीं मेटलिक होता है, एल्यूमिनियम मेटल है तो एल्यूमिनियम फर्स्ट पे आता है। सेकंड पे क्या आ जाएगा, आयरन, सेकंड पे आ जाएगा क्या, आयरन। तो इसी प्रकार का एक छोटा छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछेगा जो कि आप क्लू से याद रखेंगे, आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, आपका हो जाएगा। लाइक अब इसी में आपसे अगर पूछ देता कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सोडियम, तो आप यहाँ से सीधा बोलते 2.8%, कैल्शियम 3.6%। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अच्छा, अब आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या रहेगा, अरेंज करने वाला भी रहेगा। अरेंज करने वाला कैसे रहेगा कि अलग अलग आपको सारा दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, कह देगा कि इसको अरेंज करिए क्रोनोलॉजिकली। 3 तरह से ऑप्शन बनेंगे, क्रोनोलॉजिकली, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये चीज अब इसमें अगर आप ये परसेंटेज याद कर लिए हैं, परसेंटेज अगर आप याद कर लिए हैं तब तो आपका आसानी से आप कर लेंगे, लेकिन अगर याद नहीं है तो भूल जाएंगे। तो इसी प्रकार इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। ये सब क्वेश्चन बोनस होगा, ठीक है। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोस्ट एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वोल्केनोज, मोस्ट एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वोल्केनो। तो देखिए सील्ड वोल्केनो जो होता है, सील्ड वोल्केनो जो होता है, ये होता है, ये आपका प्लेटोज पे होता है। कहाँ पे, प्लेटोज पे। उसके बाद आता है फ्लड बेसाल्ट वोल्केनोज, इसमें भी फ्लड हो, लाइक बेसाल्ट जो होता है वो फ्लड रूप में, लाइक आपको दिखेगा कि जो बहुत बड़े बड़े प्लेटोज होते हैं वहाँ बेसाल्ट का चादर पाया जाता है जिससे प्लेटो का निर्माण होता है, तो उसे बोलते हैं फ्लड बेसाल्ट वोल्केनोज। उसके बाद होता है काल्डेरा, काल्डेरा एंड सिंडर कोन। सिंडर कोन वोल्केनोज जो होते हैं वो कोन के आकार में इस तरह से पाए जाते हैं, इसीलिए उसको सिंडर कोन वोल्केनोज बोलते हैं। और सिंडर कोन इसलिए बोलते हैं ये वोल्केनोज बड़ा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है काल्डेरा, काल्डेरा में होता है मोस्ट एक्सप्लोसिव में इसी को बोलते हैं, मोस्ट एक्सप्लोसिव काल्डेरा होते हैं। काल्डोरा एंड सिंडर कोन दोनों होते हैं, लेकिन अगर मोस्ट में रखा जाता है तो काल्डेरा को ही रखते हैं। अच्छा, एक और था आपसे इस तरह का एक और ऑप्शन था कि कौन सा वोल्केनो जो है वो एक हवाई था, वल्केनियन था और विसुवियन टाइप का था और एक प्लिनियन टाइप का था। तो ये 4 भी ऑप्शन रहते हैं। जैसे यहाँ एक आंसर होगा आपका मोस्ट एक्सप्लोसिव में, तो कई बार कंफ्यूज होते हैं सिंडर कोन में, लेकिन आंसर होता है काल्डेरा। उसी प्रकार वहां पे भी एक क्या होता है आपका, हवाई है, विसुवियस है, वल्केनियन है और प्लिनियन है। तो वहां पे क्या होता है आपका प्लिनियन टाइप ऑफ वोल्केनोज, प्लिनियन टाइप का वोल्केनोज। तो उस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे आप लोग, वहां भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच इज द मोस्ट एक्सप्लोसिव टाइप, तो क्या बोलेंगे, प्लिनियन। अच्छा, एक क्वेश्चन और वहां से आता है, वहां से ये पूछता है विच टाइप ऑफ वोल्केनो इज इरप्ट इन कॉलीफ्लावर शेप, कॉलीफ्लावर शेप, तो वो कौन सा हो जाएगा, विसुवियन। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है, कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है। ये क्वेश्चन क्या है, तो ये
अर्थ के डिसकंटिन्यूटी को लेकर दिया हुआ है, अर्थ के डिसकंटिन्यूटी को लेकर दिया गया है। तो याद करिएगा, हम आपको इसका एक ट्रिक बताए थे, बहुत अच्छा ट्रिक बताए थे। सीएम राबड़ी जी लालू, ठीक है, सीएम राबड़ी जी लालू। तो इसमें क्या था कि कोनार्ड था। देखिए, इसको देख के लोगों को हंसी आ जाता है। बहुत अच्छा ट्रिक है इसको याद करने का, बहुत अच्छा ट्रिक है, इससे क्वेश्चन आप सीधा बना देंगे, ठीक है। सीएम राबड़ी जी लालू है कि नहीं? सीएम कौन थे? सीएम थी राबड़ी जी, काम करते थे लालू यादव बिहार में। तो वही बात है यहाँ पे, बस इसीलिए है कि सीएम राबड़ी जी लालू, ये एकदम याद रखना है, इससे 100% क्वेश्चन आता है। इसको देखिए क्या कर रहा है, सी से क्या हो गया? कोनार्ड, सी से हो गया कोनार्ड। ये कहाँ पाया जाता है? अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट में। कोनार्ड कहाँ होता है? सबसे ऊपर है ना ये, तो ये हो जाएगा उस सबसे ऊपर में। जो पहला डिसकंटिन्यूटी होगा, पहला डिसकंटिन्यूटी किसके किसके बीच में होगा? अपर एंड लोअर क्रस्ट में, ठीक है। अपर एंड लोअर क्रस्ट में क्या होगा? जो डिसकंटिन्यूटी होगा उसको बोलते हैं कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। अच्छा, दूसरा आता है मोहो। इसको जो आपका मोहोरोविक लिखा हुआ है, इसको मोहो डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं। तो मोहो कहां पाया जाता है? इसको देखिए, ऐसे भी बोल लेते हैं कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में, या तो ये लिखा रहेगा लोअर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल, अपर मेंटल। इसके बीच में क्या होगा? जो डिसकंटिन्यूटी होगा ये क्या पाया जाएगा? मोहो डिसकंटिन्यूटी। या तो फिर ये क्या लिखा रहेगा आपका? क्रस्ट एंड मेंटल, क्रस्ट एंड मेंटल। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये थोड़ा डिटेल लिख दिया ये वाला चीज, और ये थोड़ा जनरल टर्म में लिख दिया। तो ये कहाँ होता है? आपका मेंटल और क्रस्ट के बीच में होता है। यानी कि ये देखिए, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी जो हम बताए, ये तो समझ गए आप, मोहो का भी समझ गए। अब आता है रेपेटी। जो रेपेटी जो होता है, रेपेटी कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है अपर मेंटल, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच में, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच में ये रेपेटी होता है। और गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपके मेंटल और कोर के बीच में। इसको क्या बोलते हैं? लोअर मेंटल एंड अपर कोर, लोअर मेंटल एंड अपर कोर। इसी प्रकार गुटेनबर्ग जो होता है, सॉरी लेहमान, लेहमान जो होता है, और एक गुटेनबर्ग भी होता है। तो लेहमान सबसे लास्ट में पाया जाएगा क्या? हाँ, लेहमान पाया जाएगा आपके लोअर मेंटल, सॉरी अपर क्रस्ट, अपर कोर और लोअर के कोर के बीच में। ये कंफ्यूज मत होइएगा, अपर कोर और लोअर कोर, इसके बीच में क्या हो जाएगा? लेहमान, लेहमान। और गुटेनबर्ग कहां पाया जाएगा? ये पाया जाएगा आपका मेंटल और कोर के बीच में, यानी कि लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में। तो इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे कौन सा है जो आपका करेक्टली मैच्ड है? तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा है? कोनार्ड, अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच में। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि बीच इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड्स अर्थक्वेक वेव्स। तो आप लोग को हम बताए थे अर्थक्वेक के बारे में, उसी वक्त हम पढ़ाए थे कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है सिज्मोग्राफ। सिज्मोग्राफ क्या करता है? तो ये अर्थक्वेक को मेजर करता है, ग्राफ पे दिखाता है। तो ये क्या होता है? सिज्मोग्राफ। अच्छा, अर्थक्वेक के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक पढ़ाई बोलते हैं ना, अर्थक्वेक जब हम पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं, इसी से निकला हुआ, सिज्मोलॉजी। सिज्मोलॉजी ये क्या होता है? ये होता है आपका द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे।
अब आता है आपको एक दो चीज और कि हम लोग जो मेजर करते हैं अर्थक्वेक को, वो एक स्केल पे मेजर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो दो स्केल होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड स्केल जो होता है, एक होता है मर्कैली स्केल, एक बोलते हैं मर्कैली, और एक और हमारा स्केल होता है। एक तो हमारा सिज्मोग्राफ हो गया, इससे हम क्या करते हैं, इस सिज्मोग्राफ से इसको ग्राफ पे प्लॉट होता है, एक ये सिज्मोग्राफ हो गया। एक और स्केल होता है, उसको बोलते हैं मर्कैली। आगे हम बताएंगे एक चीज और। अगला क्वेश्चन है आपका, ये इस प्रकार का जो क्वेश्चन रहेगा नॉर्मल क्वेश्चन, वो देख लीजिए। ये आपका कहता है कि द कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज प्रोपोनेंटेड बाय अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर। नॉर्मल क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे आएगा कि एकदम से सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा कि ये किसने आपका दिया था। और इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए भी होता है कि बोनस होता है, सिर्फ आपका CUT के एग्जाम में नहीं, नेट JRF के भी एग्जाम में पूछता है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया। देखिए, ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ये तो ठीक है सिज्मोग्राफ, दो और स्केल होता है। एक तो आपका मर्कैली हो गया और एक होता है और आपका रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल, तो रिक्टर के नाम पे पड़ा रिक्टर स्केल, और मर्कैली जो साइंटिस्ट है उनके नाम पे पड़ा मर्कैली स्केल। तो जो जनरली जो चलन में होता है वो रिक्टर स्केल होते हैं। इस पे 0 से लेके 9 तक का हम लोग देखते हैं, जो इस पे अंकित रहता है नंबर्स, इसी से हम लोग पता करते हैं। तो कौन कौन सा हो गया, मर्कैली एंड रिक्टर स्केल, और एक ग्राफ जिस पे प्लॉट करते हैं जो उसको बोलते हैं सिज्मोग्राफ। चलिए आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर प्लेट। तो हम आप लोगों को मेजर प्लेट और माइनर प्लेट के बारे में बताए थे, तब बताइए कि मेजर प्लेट कौन कौन सा होता है। मेजर प्लेट हो गया पैसिफिक प्लेट हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, फिर आपका हो गया इंडिया, मेडागास्कर एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया, यूरेशियन प्लेट हो गया, अंटार्कटिक प्लेट हो गया। दीज आर मेजर प्लेट्स, दीज आर मेजर प्लेट्स। और नाजका, अरेबिया, फिलीपाइन, कैरोलिन, जुआन डी फूका, दीज आर माइनर प्लेट। तो अंटार्कटिका कौन सा है, यहाँ पे मेजर प्लेट है, तो यहाँ पे आंसर का हो जाएगा विच इज नॉट ए माइनर पूछा है, याद रखिएगा, नॉट ए माइनर, यानी कि अंटार्कटिका। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री ऑफ इंडियन प्लेट अलोंग द हिमालय। यानी कि जो इंडियन प्लेट है उसका हिमालय की ओर जो, यानी कि इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट की ओर जो था उसको कौन सा है। तो ये जो है हमारा, ये जो है कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री है, ठीक है। ओशियन कंटिनेंट कन्वर्ज कर रहा है, यानी कि ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। एशियन प्लेट जाके यूरेशियन प्लेट से टकराया है, टकराया है, यानी कि जो इंडियन प्लेट है वो नीचे सबडक्ट कर रहा है यूरेशियन प्लेट के ऊपर से ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है कि एक आप लोग पढ़े होंगे टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस। तो कहता है कि अकॉर्डिंग टू टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो अब देखिए, बहुत ही अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। इस टाइप का क्वेश्चन को आप लोग जरूर देख के जाएंगे। देखिए क्या है, तो टेट्राहाइड्रल हाइपोथेसिस सबसे पहले देखेंगे दिया था किसने, एक वैज्ञानिक थे बहुत अच्छे, लोथियन ग्रीन, लोथियन ग्रीन ने दिया था। तो ये कहते थे कि कौन सा सही, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। तो ये देखिए, डोमिनेंस ऑफ लैंड एरिया इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ साउथ, तो ये तो है वास्तविक में बात सही है, ये कहते थे ऐसा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड एरिया का डोमिनेंस है, बिल्कुल सही है। डोमिनेंस ऑफ वाटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, बिल्कुल सही है। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर को, ये नॉर्थ ये साउथ,
इसको एक चीज और याद रखिएगा, लैंड हेमिस्फीयर भी बोलते हैं, इसको वाटर हेमिस्फीयर भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए कि मोर देन 70% जो है एरिया है, भूमि है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ये बस 30% ही इधर आता है। और वाटर क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर में जाता है। ट्रायंगुलर शेप ऑफ ओशियन एंड करेंट्स, ओशियंस एंड कंटिनेंट्स एंड ओशियन, तो बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप में है, ट्रायंगुलर शेप में है, ऐसे ओशियन भी है और इस तरह से आपका कंटिनेंट भी है। जैसे कि आपका देखिए अफ्रीका है इधर, तो इस तरह से है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है इस तरह से है, नॉर्थ अमेरिका भी उसी तरह से, इंडिया को ही आप लोग देख लीजिए ट्रायंगुलर शेप में है, तो बिल्कुल सही है। और कहता है ए स्फीयर इज दैट बॉडी, ए स्फीयर इज दैट बॉडी विच कंटेन्स द लार्जेस्ट वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया। बिल्कुल सही है, इन्होंने ऐसा बोला था और ऐसा प्रूव्ड भी है कि एक स्फीयर जो होता है वो लार्जेस्ट बॉडी होता है अपने, जो कि क्या वॉल्यूम कवर करता है, कितना, इट्स रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। अगला क्वेश्चन है, इसी में अगला ऑप्शन है, ए टेट्राहेड्रन इज दैट बॉडी विच कंटेन्स द लीस्ट वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया। देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया है कि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था किसका, आपका लोथियन ग्रीन का, उन सारे को दे दिया, पूछ रहा है कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है। अब ऑप्शन क्या है, तो इसमें तो सारे करेक्ट हो गए, तो ऑप्शन देखिए चौथा ऑप्शन है हमारा कि ए बी सी एंड डी एंड ई आर करेक्ट, यानी कि चारों करेक्ट, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये है क्वेश्चन, ये भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो देखिए ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर, तो अल्फ्रेड वेगनर का ऑप्शन नंबर 1 कहता है पब्लिश्ड इन 1912, बिल्कुल गलत है ये, 1912 में पब्लिश नहीं हुआ था, आया था 1908 में, पब्लिश हुआ था 1910 में। ये कहता है कि टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स ऑफ द टर्शियरी पीरियड, तो बिल्कुल सही है ये वाला। जो वेगनर का कंटिनेंटल ड्रिफ्ट था वो फोल्डेड माउंटेन को के लिए आया था और टर्शियरी पीरियड में, बिल्कुल सही है। और इसका स्टार्ट कब होता है, क्रिटेशियस पीरियड से, बिल्कुल सही है। अब लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड जो टर्म यूज किया गया है वो वेगनर ने ही किया है, बिल्कुल सही है। अब पांचवा ऑप्शन है हमारे पास कि मेन ड्राइविंग फोर्स वाज टाइडल फोर्स, बिल्कुल ये भी सही है कि जो वेगनर के थ्योरी को, वेगनर ने जो कहा था कि जो कंटिनेंट को जो ड्रिफ्ट कर रहा है, जो आगे मूव कर रहे हैं, उसके लिए जो मेन फोर्स है वो टाइडल फोर्स है, तो ये इन्होंने सही कहा था। तो इसमें कौन सा गलत हो गया, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओनली ए इज रॉन्ग, विच इज नॉट करेक्ट, तो ओनली ए ही तो करेक्ट नहीं हुआ। तो इस तरह के आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहां भी अभी हम लोग चाहते थे नॉट को मिस कर देते, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अब आइए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 कि हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टैसी, आइसोस्टैसी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो हम लोग आपको जब आइसोस्टैसी पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि एक साइंटिस्ट थे डट्टन, इन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टैसी। इसी प्रकार थे हॉल एंड डाना, प्राट एंड येरी, इनका भी हम आप लोग को कॉन्सेप्ट बताए हैं, किसमें, आइसोस्टैसी में। इनका अलग अलग कॉन्सेप्ट था जो कि बताए हैं। अच्छा अब एक और क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक फोर्सेस, टेक्टोनिक फोर्सेस से। तो देखिए ऑप्शन है सुपर इम्पोज्ड वैली, सुपर इम्पोज्ड वैली नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इरोजन से होता है। हैंगिंग वैली, ये भी इरोजन से होता है। एंटीसीडेंट वैली, ये भी हमारा किससे होता है, ये हमारा वैली रिवर इरोजन से होता है। और जो रिफ्ट वैली है, रिफ्ट वैली जो है जो कंटिनेंट्स के दो अलग अलग पार्ट में टूटने लगता है तो रिफ्ट वैली का निर्माण होता है, यहाँ से जो रिवर जाती है। जैसा कि अभी अभी न्यूज में है, अफ्रीका दो पार्ट में टूट रहा है, वो एक रिफ्ट वैली है बीच में, आप लोग न्यूज में देख सकते हैं इसको। और भारत में एक रिफ्ट वैली कौन सी है, भारत में भी एक रिफ्ट वैली है जो कि बहती है, जो कि कौन सी है, तो ये हमारा वैस जो भी रिवर जो है वो बह रही है किसमें, सऊदी अरबिया में जाके गिरती है, नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर वैली जो है वो किस में है, रिफ्ट वैली में आती है।
अब एक और क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 25, एक्सेसिव फोल्डिंग रिजल्ट्स इन, यानी कि जब ज्यादा फोल्ड हो जाएगा, ये आपका फोल्ड होता है एक्सेसिव हो जाएगा, तो किसका फॉर्मेशन होता है? तो नैपी का फॉर्मेशन होता है। आप लोग को बताए थे, हम पढ़ाए थे, नैपी भी पढ़ाए थे और नैपी इसमें अलग अलग तरह के फोल्ड्स भी पढ़ाए थे, तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप लोग। नैपी का जो फॉर्मेशन होता है वो एक्सेसिव फोल्डिंग के कारण होता है। एक और क्वेश्चन आता है आपका रिया किसी का नाम होगा, रिया एक होता है, एक लैंडफॉर्म होता है। रिया जो होता है एक सबमर्ज्ड अपलैंड शोरलाइन होता है, सबमर्ज्ड अपलैंड शोरलाइन, यानी कि वैसा शोरलाइन जो सबमर्ज हो गया। ठीक है, अब देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्लेशियोफ्लूवियल डिपोजिशनल। ये क्वेश्चन मेरा लाने का मतलब यही था कि कई जगह हम लोग गलत कर देते हैं, इरोजनल और डिपोजिशनल पढ़ते नहीं है, तो सबसे ग्लेशियोफ्लूवियल देखें, अच्छा तुरंत मार दें, खोजने लगेंगे ग्लेशियोफ्लूवियल कौन सा है, नहीं, ग्लेशियोफ्लूवियल डिपोजिशनल पूछ रहा है, कौन सा नहीं है, ड्रमलिन भी जो है वो ग्लेशियोफ्लूवियल डिपोजिशनल है, एस्कर भी जो है डिपोजिशनल है, केम भी डिपोजिशनल है। अब बच्चा हॉर्न क्या होता है, जब इरोजन होता है ग्लेशियर का तो यहाँ पे जो ये बन जाता है इसको हॉर्न बोलते हैं, इस तरह का जो रहता है आकृति, तो ये इरोजनल हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 ये है कि ये ड्रेनेज पैटर्न विच इज नॉट रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ रीजन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए, अपने स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही नहीं है, वो हो जाएगा हमारा सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम। सुपर इम्पोज्ड अब सबसे ज्यादा कहां पे होता है बताइएगा, तो साउथ इंडिया में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कौन सा इसमें डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है? तो देखिए हॉर्न अभी बताए थे कि ये आपका इरोजनल है। केव, यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, केव जो होता है वो अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा इरोजनल होता है। उसी प्रकार हो गया नेचुरल लेवी। नेचुरल लेवी क्या होता है, रिवर के द्वारा, जब रिवर साइड में बैंक पे जमा करती है मलबा तो उसको बोलते हैं नेचुरल लेवी। और गॉर्ज भी क्या है, नदी के यूथफुल स्टेज का है, इरोजनल, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका नेचुरल लेवी। नेचुरल लेवी क्या है, डिपोजिशनल। लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लूवियो डिपोजिशनल लैंडफॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लूवियो डिपोजिशनल, नदी के द्वारा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कौन सा है, पहचानिए। इसमें अभी बताए थे गॉर्ज एंड कैनियन जो हो गया आपका इरोजनल लैंडफॉर्म होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे ब्रेडेड स्ट्रीम। वाटरफॉल भी आपका इरोजनल होता है, ब्रेडेड स्ट्रीम क्या है, डिपोजिशनल। ये जो होता है नदी के लास्ट स्टेज में होता है। अब लास्ट स्टेज में जाके जब नदी मलबा जमा कर दिया और अलग अलग भाग में देखिए, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे अलग अलग पार्ट में होने लगेगा नदी, तो इसको बोलते हैं ब्रेडेड स्ट्रीम। तो इस सब टर्म को आप लोग याद रखेंगे, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इससे अलग नहीं पूछा जाएगा। चलिए तब तक के लिए हम अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।